हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए स्टार्ट की गई थी। इस सीरीज़ में मैं आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी प्लस आपका ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। हमारी आज की जो यूनिट है वो सेकंड नंबर की यूनिट है और उस यूनिट का क्या नाम है? उस यूनिट का नाम है पॉल्यूशन, प्रदूषण। अब इस यूनिट से, जो कि कौन से नंबर की यूनिट है? यूनिट नंबर 2। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। प्रदूषण से आपके बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इस यूनिट से आप कुछ भी ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं प्रदूषण की बात करूं तो प्रदूषण कई तरीके के होते हैं। जैसे आप वायु प्रदूषण देख लीजिए, जल प्रदूषण देख लीजिए, भूमि प्रदूषण देख लीजिए। ये बहुत सारे तरीके के प्रदूषण हमने बचपन से पढ़े हैं और पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे उनको जान लेते हैं। सबसे पहले उसमें हम सबसे पहले देखेंगे वायु प्रदूषण। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? वायु प्रदूषण पढ़ेंगे। उसके अलग अलग सब यूनिट्स के इसके ही पार्ट हैं, उनको हम देखेंगे। दूसरा, जल प्रदूषण और संरक्षण, कि भाई जो वाटर पॉल्यूशन और उसका कंजर्वेशन होता है उसको किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भाई अपशिष्ट प्रबंधन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसके ऊपर भी क्वेश्चंस लगाएंगे। और आखिरी में प्रदूषण के अन्य प्रकार, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपके अन्य तरीके के पॉल्यूशंस में भी आती हैं, तो उनको भी हम इसमें देखेंगे। तो आज जो सबसे पहले उठा रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है एयर पॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ से हमारे 10 साल के अगर हम पेपर उठाएं तो यहाँ से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो हेडलाइन डालिए एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन आज की हेडलाइन रहेगी। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं वायु प्रदूषण। अब यहां पर हम इस यूनिट के अंदर, जो हमारा पहला चैप्टर है इस यूनिट का एयर पॉल्यूशन, उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो वो है हमारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन एक्सचेंज। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे AQMX, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली वाले बच्चे तो इस जो पूरा का पूरा शब्द है उससे बढ़िया से अवगत होंगे कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। लेकिन अगर नहीं अवगत हैं, दूसरे बच्चों की भी बात करें, तो उसे आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि भाई ये इंडेक्स क्या शो करता है, इसमें किस तरीके से पॉल्यूशन बताया जाता है, इसमें किस तरीके से एयर की जो क्वालिटी है वो बताई जाती है। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे एयर जो बायोलॉजी है, तो एरोबायोलॉजी कहते हैं उसे, कि भाई एयर की क्या स्टडी इसमें की जाती है, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। एरोबायोलॉजी कहा जाता है इसको। और फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे FGD। क्या पढ़ेंगे? FGD टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक्स लिख लीजिएगा। अब हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं। सबसे पहले ये समाचार में क्यों रहा, तो जो AQMX इसकी बात कर रहे हैं हेडलाइन में, इसको याद रखिएगा। अब ये समाचार में क्यों रहा, सबसे पहले वो जान लीजिए। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, उसका नाम क्या है? CCAC। क्लियर है ये बात? CCAC को अगर इंग्लिश में बोलूं तो लिख लीजिएगा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोऑर्डिनेशन। क्लियर है ये बात? CCAC। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब यहां से, इस संस्था से आपको पिछले साल भी क्वेश्चन दिखाई दिया, उससे पहले भी दिखाई दिया। तो अगर ये संस्था कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है तो वो प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है?
चलिए, अब ये जब प्लेटफॉर्म आपको पता चल गया कि भाई AQMX क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, वो भी किसके लिए, वो भी हमारी जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है, उसके लिए। क्लियर। अब इसकी जो थीम है वो ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि थीम पूछी जा सकती है, और वो थीम क्या है, अब स्वच्छ वायु में निवेश करें, इन्वेस्ट करें, किसमें, एक फ्रेश एयर में। ठीक है, तो ये आपको थीम याद रखनी है। दूसरा, अगर हम बात करें CCAC की, तो इसकी स्थापना कब हुई, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें अभी 160 देशों से भी ज्यादा देश इसके मेंबर बन चुके हैं। अब इसमें आपको इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारी जगह आपको दिखाई देगा कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट 2019 में ये शामिल हो गया है। ठीक है, तो 2019 में भारत ने इस पर साइन कर दिया था, और भारत भी किसका मेंबर है भाई, भारत भी CCAC का मेंबर है 2019 से। फिर यहां पे मीथेन, ब्लैक कार्बन, HFC, ओजोन, ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे प्रदूषक हैं। इन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने के लिए कार्य करता है कौन, CCAC। अब ये चारों आपको ध्यान रखने हैं भाई, क्योंकि यहां से भी UPSC क्वेश्चन उठाया था, और वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जो जलवायु और वायु गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। यहां 4 प्रदूषक बताए मैंने, और वो भी कैसे, अल्पकालिक, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो पॉल्यूशन फैलाती है, लेकिन ये जो हैं ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फैला देते हैं, लेकिन छोटे टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मीथेन हुआ, आपका ब्लैक कार्बन हुआ, HFC हुआ, और ओजोन हुआ। क्लियर है ये बात। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेना होगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म क्या है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है क्या। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि WHO, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही मेन है, सर्वोपरि तो स्वास्थ्य के बारे में वही बताती है, तो WHO ने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नवीनतम क्या है, जो न्यू गाइडलाइन है, वो भी किसको, वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और उसके उपकरणों और मार्गदर्शन प्रदान करने वालों को एक साथ क्या कर दिया है, केंद्रीकृत केंद्र बना दिया है। क्लियर है ये बात। दूसरा, जो आपका CAC क्लीन एयर फ्लैगशिप का ये क्या होगा, हिस्सा होगा, जो कि UNEA 6 संकल्प के 10वें कार्यान्वयन का सहायता करता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई UNEA के कौन से 6th संकल्प की ये बात करता है। क्लियर है ये चीज। दूसरा, अगर मैं यहां से आपको AQI के बारे में बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट तो यही है भाई कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, किस तरीके से वो इसमें बताया जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो इंडेक्स होती है जिसमें हम अपनी वायु की जो गुणवत्ता है उसको बताते हैं, किसकी मदद से, इन कलर्स की मदद से। आपको यहाँ पे 6 कलर दिखाई दे रहे होंगे, कितने कलर, 6 कलर दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें आपको सबसे अच्छा जो है, जो बेस्ट है, जहाँ पे बेस्ट कलर जो आपको बताएगा कि भाई एयर बहुत अच्छी है, वो है ग्रीन कलर। तो इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 50 की वैल्यू रखी जाती है, और ये ग्रीन कलर का होता है। इसमें बहुत कम या बिल्कुल खत्म जो खतरा होता है लोगों को बिल्कुल नहीं होता, बहुत अच्छी एयर है। फिर उसके बाद आपका येलो दिखाई देता है, इसमें 51 से 100, इसमें हवा अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर दिखाई देगा, ये कुछ लोगों के लिए खतरनाक होती है, इसमें 101 से 150 होता है। फिर रेड होगा, हम लोग यही चौथे तक समझते हैं कि भाई यही खतरनाक होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यही से सेहत के लिए नुकसान बढ़ने लगता है, 151 से 200। फिर यहाँ से आपको जो बैगन का कलर होता है, जिसको हम वेजेंटा कहते हैं, तो यहां पर आपको बेहद नुकसानदायक होगा, और 201 से 300 तक रहता है। अब सबसे एंड में आपको जो ब्राउनिश कलर दिखाई दे रहा है, ये बेहद खतरनाक होता है,
और 300 से ऊपर चला जाता है। दिल्ली की तो कई बार हवा इसी वाले स्लॉट में घूमती रहती है, 301 से लेके प्लस 500 600 इतना तक पूरा मसला रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इमरजेंसी इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को दिखाई देती है, लोगों की सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, सब कुछ इसी वाले स्लॉट में दिखाई देता है। लेकिन खतरनाक कहाँ से शुरू हो जाता है? चौथे से शुरू हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से बड़े प्रदूषक हैं ये भी जान लीजिए। एक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पीएम मैटर, है ना? तो ये भी बढ़िया से पढ़ेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। पार्टिकल जो पॉल्यूशन होता है उसी के बारे में इसमें बात करते हैं। अब कौन कौन से बड़े प्रदूषक हैं उनके बारे में जान लो। एक है ग्राउंड लेवल ओजोन, एक है पार्टिकल पॉल्यूशन, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारे क्या हैं? बड़े बड़े पॉल्यूशन बढ़ाने वाले प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट है। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इन पांचों का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे पीएम मैटर जैसे कि PM 2.5, PM 10, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है? होल्ड करके रखना। अब यहाँ से समझो, PM क्या है भाई? पहले तो ये समझ लो, कणकीय पदार्थ, ठीक है? कणकीय पदार्थ आपको याद रखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे मैटर्स के रूप में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको ध्यान रखना है। इसमें PM 10, अभी जैसे मैंने बोला, PM 10 और PM 2.5 आपको याद रखना था। अब PM 10 क्या है? सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करने वाले वो छोटे छोटे कण जिनका व्यास सामान्यतः क्या होता है? 10 माइक्रोमीटर या उससे भी कम। गॉट इट? कितना छोटा होगा? 10 माइक्रोमीटर होता है, 10 माइक्रोमीटर। दूसरा PM 2.5, सांस के जरिए शरीर में जाने वाले सूक्ष्म कण जिनका व्यास सामान्यतः 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा होता है। सोच रहे हैं कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते होंगे जो हमारे शरीर में चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, ये इतने छोटे छोटे होते हैं। क्लियर है ये चीज़? दूसरा, अब यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ज़रूरी है हमको समझना, ये टर्म्स ज़रूरी होती हैं हमारे लिए कि भाई PM क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको अब मैंने बता दी। यहाँ से अगर हम बढ़ें तो इन टर्म्स को भी देख लो। क्यों? क्योंकि ये वो प्रदूषक हैं जो हमारी एयर को ख़राब करते हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन फैलाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम SO2 कहते हैं। अब इनके बारे में आपको जानना होगा क्योंकि SO2 वगैरह पूछ लेता है वो कि भाई ये जीवाश्म ईंधन, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस के यूज से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, और जल के साथ ये रिएक्शन करते हैं और क्या कर देते हैं? एसिड रेन उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब एसिड रेन में SO2 आती होगी। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरा, इससे क्या होता है भाई? सांस लेने की परेशानी हो जाती है। यहां से दूसरा क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। यहां पे पढ़ो, सड़क परिवहन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों से जितना भी पॉल्यूशन फैलता है उसमें कौन होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर हुई ये बात? फेफड़े की बीमारियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा, अमोनिया, NH3। अब ये कैसे होगा? अमीनो एसिड और नाइट्रोजन युक्त अन्य यौगिकों के चयापचय के द्वारा उत्पादित होता है। अब आपको इसके भी बनने का तरीका पता चल गया, इसके बनने का तरीका पता चल गया, इसके बनने का तरीका पता चल गया। क्लियर है ये तीनों चीजें? आगे तीन और देखते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है चौथा, ओजोन। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये क्या है? अल्पकालिक क्या है? ये एक प्रदूषक है, ओजोन। ये सूर्य के प्रभाव से अन्य प्रदूषकों जैसे एनोएक, एक BOC से नियमित द्वितीयक प्रदूषक होता है जो कि आंख और श्वसन जो क्रियाएं होती हैं उसको प्रभावित करता है। पांचवा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अब यह कार्बन युक्त यौगिकों के अपूर्ण दहन से उत्पादित हो। जैसे कार्बन का कोई क्या है, कोई भी अगर चीज है जो यौगिक है ना, वो पूरा कन्वर्शन ना हो उसका, वो पूरा जले नहीं, तो उसके अधूरे जलने की वजह से क्या पैदा होगा?
कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है ये चीज। छठा शीशा, पीबी, ठीक है, जिसको हम लीड बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई लेड, जिसको हम शीशा पीबी बोल रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चांदी, प्लैटिनियम, लोहा जैसी धातुओं को उनके संबंधित अयस्कों से निकालने पर अवशिष्ट उत्पादों के रूप में क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। जैसे अब यहां से आपने 6 के 6 पढ़ लिए कि भाई ये सिल्वर हुआ, आपका प्लैटिनियम हुआ, लोहा हुआ, अगर इनके साथ कोई रिएक्शन वगैरह कर रहे हैं, इनको गला रहे हैं, तो हमारा लेड होता है, जिसे शीशा कहते हैं। अगर कार्बन पूरा नहीं जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर सूर्य के साथ रिएक्शन से कुछ प्रदूषक पैदा हो रहे हैं तो उनको हम ओजोन कहते हैं। फिर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में अमीनो एसिड और नाइट्रोजन की रिएक्शन वगैरह दिखती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो भाई सड़क परिवहन हुआ, इंडस्ट्री हुई, इसकी वजह से होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या, जीवाश्म वगैरह के साथ जो होते हैं, तेल हुआ, नेचुरल गैसेज हुई, आपका इसमें आपकी रिएक्शंस की वजह से एसिड रेन होता है। तो ये सारी चीज हम समझ गए हैं। अब अगला जो पॉइंट दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपका नया पॉइंट, और वो है एरोबायोलॉजी। ठीक है, एरोबायोलॉजी क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि आप सब समझते ही हैं, जो इस तरीके के टर्म्स होते हैं, बायोलॉजी, ये सब कुछ एक स्टडी होती है। क्या होती है, स्टडी होती है। तो ये भी एक स्टडी होगी, पहले तो यही क्लियर कर लो। क्या होती है ये, एक स्टडी होती है। अब ये किसकी स्टडी होती है ये समझ लो। एरो आ रहा है यहाँ पर, तो एरोबायोलॉजी हवा में मौजूद, ध्यान देना भाई, हवा में मौजूद जैविक कणों या बायो एरोसोल की गति मतलब स्पीड, और मानव, पशु और पौधे के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का क्या है, एक अध्ययन है, स्टडी है। क्या स्टडी है, ये स्टडी है कि भाई मानव, पशु, पौधे, उनके स्वास्थ्य पर जितने भी इफेक्ट पड़ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें पता किए जाते हैं, उनको जाना जाता है। क्लियर है ये बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बायो एरोसोल में शामिल कौन कौन होता है ये भी समझ लो। बैक्टीरिया, फंगल, बीजाणु, परागकण और आपका वायरस, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके बायो एरोसोल होते हैं। क्लियर है ये चीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा एक नया टॉपिक है जो काफी न्यूज में रहा, इसको बढ़िया से समझते हैं। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है आपका FGD। जल्दी से हेडलाइन डालिए, FGD, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है भाई, FGD का मतलब क्या हुआ, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, चलो अब यहां से आप देखेंगे कि भाई ये चर्चा में क्यों रहा। बहुत इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि इसको जान लो पहले कि भाई ये न्यूज में क्यों रहा। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस मंत्रालय का नाम याद रखिएगा कि भाई किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मसला सामने आया है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई मिनिस्ट्री कौन सी है। तो आपकी मिनिस्ट्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। उसने सभी कोयला आधारित, कौन सा, कोल बेस्ड, कैसे, कोल बेस्ड जितने भी TPP, कैसे, TPP के लिए क्या कर दिया है, FGD टेक्नोलॉजी को लगाना कंपलसरी कर दिया है। क्या कर दिया है भाई, कंपलसरी कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है कि इस मंत्रालय का नाम याद रहे कि भाई ये मंत्रालय कौन सा है और किस तरीके के प्लांट्स के ऊपर, कोयला बेस्ड जितने भी आपके TPP प्लांट्स चलते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब दूसरी चीज जो FGD है वो मैं आपको फुल फॉर्म बता ही चुका हूं कि भाई फ्यूल गैस क्या कर रहे हैं, इसमें डीसल्फराइजेशन कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को हमने यूज में लेके आए हैं। अब इसमें 3 तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। कैसे, एक होता है ड्राई सॉर्बेंट, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, उसका इंजेक्शन, गीले चूने पत्थर पर आधारित और समुद्री जल आधारित। इसमें समुद्री जल का यूज किया जाता है
तो ये 3 टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, डीसल्फराइजेशन कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर? तो यहां से आपको तीनों पता चल गए, इंग्लिश में यहां पे लिखे हुए हैं। अब यहां पर आपको तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रोसेस मैंने इस पिक में दिखाए हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस लास्ट वाली पिक में सी वाटर, जिसको हम समुद्री जल कहते हैं, उसको ऐड ऑन किया गया है, समुद्री जल को। ठीक है, दूसरे वाले में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे वाले में हमने पढ़ा था जो गीला चूना है उसको हमने देखा था, और इसमें हमने देखा था भाई जो सूखा चूना होता है उसको। तो यहाँ पर मैंने 3 ही बताए थे, जो चूना पत्थर है वो, गीला चूना पत्थर है वो, और समुद्री जल है वो। तो इनकी रिएक्शंस इस तरीके से होती हैं। तो ये आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से सर बता पाएंगे, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का जोन उतना परफेक्ट नहीं है, और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा आपको कि मैं बता के आपका ख़राब करूँ, तो मैं वो नहीं करूँगा। बट मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ कि भाई ये 3 प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम डीसल्फराइजेशन करते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना था। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि हमारे PYQs हैं, जो हमारे पेपर में आ चुके हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए 2017 में आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने के हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि, और मैंने बोला भी था कि ये आया है और आएगा। ठीक है, G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। अब इसमें ध्यान देना, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पे आया करो, इस वाली लाइन पे। उपयुक्त कथनों में क्या बोल रहा है, सही पूछ रहा है कि भाई सही कितने पॉइंट है। पहला पॉइंट पढ़ लिया कि भाई ये जो पहल है वो G20 देशों की है। ठीक है, दूसरा CCAC मीथेन, काला कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्र करता है। अब एक चीज देखो, हमने इसके बारे में ये बात कही थी कि भाई G20 का है ये, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़े कहा था हमने। ठीक, लेकिन हमने ये बिल्कुल बताया था कि जो CCAC है उसमें मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनके ऊपर केंद्रित किया जाता है जिससे हम इसे कम कर पाएं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा, इसका बी ऑप्शन इसका सही था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आयोग के द्वारा दिया गया था। क्लियर है ये बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ से 2019 का क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ठीक है, देखो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसी क्लास में पढ़ाया। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। अब विचार क्या करना है कि फसल जैव मात्र अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सी निर्मुक्त होती हैं। आपने देखा होगा कि जब फसल वगैरह कटती है तो उसके अवशेषों के रूप में जब उसका दहन किया जाता है तो वायुमंडल में कौन सी गैसें रिलीज होती हैं वो बतानी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी होती हैं वो आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2, 3, 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि ये क्लास, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इससे पहले की क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने एक यूनिट पूरी करा चुके हैं हम लोग, उसे बढ़िया से पढ़िए। बायोडाइवर्सिटी उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, बढ़िया से आप उसको सीखिए, चीज़ों पे अपने क्वेश्चंस लगाइए और बढ़िया से एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।